हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, एक साइंटिफिक मेथड है, जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है उनके सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, और फिर उन ग्रुप्स को एक हायरार्किकल फॉर्म में सजा के अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन करने का मतलब ही होता है कि अलग डिवाइड करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा जाता है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को देखते हुए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने से हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलता है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग एक दूसरे के संग क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ों को समझने में हेल्प मिलता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनका ओरिजिन क्या है, उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ों को समझने में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द्वारा हेल्प मिल जाता है। तो यहाँ तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया और क्या क्या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया था, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया था उनका। एरिस्टोटल ने क्या किया था कि देखा, उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में बांट दिया था। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको भी इन्होंने उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए अलग अलग ग्रुप में बांटा। जैसे कि प्लांट्स में क्या देखा इन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो प्लांट्स की साइज हैं उनके हिसाब से प्लांट्स को इन्होंने तीन ग्रुप में बांट दिया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या बोले कि उनका जो हाइट है उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, जो सबसे टॉल बड़े बड़े ट्रीज हैं उनको या प्लांट्स हैं उनको ट्री कैटेगरी में रख दिया। फिर श्रब्स में उनसे थोड़े छोटे हाइट वाले प्लांट्स को रखा, और जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स थे उनको हर्ब्स में रख दिया। उसी तरीके से इन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया था। तो एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप किस बेसिस पे डिवाइड किया था, इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड है उनको एक कैटेगरी में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया, और जिन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड नहीं है उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। तो जिन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड होता है उन एनिमल्स को कहा गया इनेमा, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है उनको कहा गया अनइमा। तो यहाँ पे हम एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको कि दो कैटेगरी में रखा गया। पहला था एनिमल्स और दूसरा था प्लांट्स। अब एनिमल्स को इन्होंने जिनके अंदर रेड ब्लड है उनको अलग ग्रुप में रखा, उसको एनीमा कहा जाता था, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, जो एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड हैं, उनको एनीमा कहा गया। उसी तरीके से प्लांट्स के हाइट के हिसाब से इन्होंने तीन ग्रुप में रख दिया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। लेकिन जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, इसको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लाया गया। इसके बाद एक और यहाँ पे साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक नई तरीके से दिया इन्होंने। एरिस्टोटल ने भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो पाया आगे तक। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जहाँ पर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में बांटा, जो कि थे एक था आपका किंगडम प्लांटे और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटे को मेटाफाइटा भी कहा जाता है और किंगडम एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर मेटाजोआ आता है तो आपको याद रखना है कि किंगडम प्लांटे के बारे में बात हो रही है, और अगर मेटाजोआ आता है तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात हो रही है।
तो सारे जो प्लांट्स थे वो प्लांटे किंगडम में आ गए, सारे एनिमल्स जो थे वो एनिमलिया किंगडम में आ गए। तो किस बेसिस पे इन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किया? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे फीचर्स देखे। तो वो फीचर्स आपके जैसे कि सेल वॉल देखा इन्होंने, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोबिलिटी या इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स, ये सारे कैरेक्टर्स को भी देखा इन्होंने। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको इन्होंने प्लांटे ग्रुप में रखा, अगर एब्सेंट है तो एनिमेलिया में। न्यूट्रिशन अगर ऑटोट्रॉपिक है तो वो प्लांटे किंगडम में आ गया, और अगर हेट्रोट्रॉपिक है तो एनिमेलिया में हो गया। फिर मोबिलिटी मतलब कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है तो वो क्या हो गया, एनिमेलिया ग्रुप में, एनिमेलिया किंगडम में हो जाएगा। और अगर मोबिलिटी एब्सेंट है तो वो प्लांटे किंगडम में आएगा। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स अगर प्रेजेंट हैं तो प्लांटे किंगडम में आएंगे, और अगर एब्सेंट है तो एनिमेलिया में। नेक्स्ट है कि सेंट्रल वॉक्यूल अगर प्रेजेंट है तो प्लांटे किंगडम में होगा, और अगर एब्सेंट है तो एनिमेलिया में। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। तो अगर स्टार्च है रिजर्व फूड मटेरियल तो प्लांटे किंगडम के हो गए, और अगर ग्लाइकोजिन है तो वो एनिमेलिया के हो गए। उसी तरीके से रिस्पॉन्स टू स्टेमुली, अगर रिस्पॉन्स टू स्टेमुली जो प्लांट होते हैं उनका तो बहुत स्लो होता है, तो अगर स्लो है तो वो प्लांटे किंगडम के हैं, और अगर फास्ट है तो एनिमेलिया के हैं। तो यहाँ पे जो कैरोलोस लिनियस इन्होंने इन सारे फीचर्स को देखते हुए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में बांटा। लेकिन इनका जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों को ही एक साथ एक ही कैटेगरी में रखा गया था। उसके बाद ये था कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस बहुत ही प्राइमिटिव टाइप का होता है, और यूकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। तो इन दोनों को भी एक साथ रख दिया गया था। नेक्स्ट ये था ड्रॉबैक कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि जिनके अंदर प्लांट के कैरेक्टर्स और जिनके अंदर एनिमल्स दोनों के ही, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैरेक्टर होते थे। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं था कि उनको किस में रखा जाए, जैसे कि यूग्लिना हो गया, क्लोमाइडोमोनास हो गए। तो ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के भी हैं और कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के भी हैं। तो इनके लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो कि कैरोलोस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट ये था कि प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेटिक स्पेसीज और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगाई, इन दोनों को ही एक साथ रख दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इनका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसे इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हैकल ने, और इन्होंने प्लांटे एनिमेलिया के अलावा एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया जो कि था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में ज़्यादातर क्या कौन इस ग्रुप में क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोस्टली जो एक्वेटिक मेंबर्स होते हैं वो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिजम्स को भी इसी ग्रुप में, इसी किंगडम में रख दिया गया। तो देखते हैं कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी या क्लोमाइडोमोनास, इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इसी ग्रुप में रख दिया गया। तो अभी यहाँ पे तीन हमको किंगडम मिल चुके थे, प्लांटे, एनिमेलिया और तीसरा प्रोटिस्टा। तो प्लांटे में जो मोस्टली प्लांट थे वो सारे, एनिमेलिया में जो एनिमल थे वो सारे, और प्रोटिस्टा में बाकी जो बचे हुए जितने भी प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, क्लोमाइडोमोनास, इन सबको एक ही इस किंगडम में रख दिया गया था। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये हुआ, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी ड्रॉबैक था। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को ही एक साथ यहाँ पे रख दिया गया था, क्योंकि बैक्टीरिया सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। उसके अलावा कुछ एल्गी, फंगी हैं, उनको भी इनके साथ ही रख दिया गया था। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखने की वजह से ये इसका ड्रॉबैक था। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ रख दिया गया था इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंगी, उसके साथ साथ ऑटोट्रॉपिक एल्गी को भी
एक ही इस प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया था। उसके साथ साथ न्यूक्लिएटेड एंड एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटिस्टा ग्रुप में, प्रोटिस्टा किंगडम में एक साथ रख दिया गया था। तो जिस वजह से ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद फिर और कुछ नया आया, और वो था 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर बार क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से आगे चल के और किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनते जा रहे थे। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कई सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से आगे चल करके 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया था कॉपलैंड ने। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने यहाँ पे क्या किया, एक और नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जो कि था मोनेरा। कॉपलैंड ने एक्चुअल में मोनेरा नाम नहीं दिया था, इन्होंने इस किंगडम का नाम दिया था माइकोटा, और जो मोनेरा नाम है ये दिया था आपका डॉर्टे एंड एलन ने। तो याद रखना है आपको कि कॉपलैंड ने जो मोनेरा किंगडम है उसका नाम माइकोटा दिया था, और इसका एक्चुअल में मोनेरा नाम डॉर्टे एंड एलन ने दिया था। उसके बाद अगर बात करें किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, तो इसके अंदर सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रखा गया था, वो सारे बैक्टीरिया को अभी एक अलग से किंगडम मोनेरा में रख दिया गया। तो यहाँ पर सारे प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स आ गए मोनेरा किंगडम में। और यहाँ पे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या 4 किंगडम्स मिले, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 4 किंगडम में भी मिल चुका है। और अगर बात करें कि मोनेरा में मोस्टली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यहाँ पे भी ड्रॉबैक ये था कि जो फंगी थे अभी भी उसके लिए कोई अच्छी सी जगह नहीं, एक अच्छी सी कैटेगरी या अच्छी सी किंगडम नहीं मिल पा रही थी। फंगी को क्या था, अभी भी किंगडम प्लांटे में रख दिया गया था। तो जो फंगी है वो प्लांट से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो अलग है, इसका जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। तो फंगी को प्लांट किंगडम में रखना एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि व्हिटेकर ने दिया था। तो उम्मीद है आज का जो पहला लेक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।